नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी के साथ ये हफ्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें कि 4 महीने की लगातार गिरावट के बाद मार्च की शुरुआत यहां पर बेहतरीन हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर हमने चमक बढ़ते हुए देखी है और पिछले 1 महीने की गिरावट के बाद मार्च की शुरुआत यहां पर भी अच्छी हुई है। सोना और चांदी दोनों ही 1.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते के लिए। मसालों में हम बात करेंगे जीरे की, जहां पर भाव की जरूरत से ज्यादा तेजी देखने को मिली है और अब यहां पर फसल बेहतर और आवक भी अच्छी होने की वजह से कुछ प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे रबी सीजन के चावल का प्रोक्योरमेंट हुआ तय और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, साथ ही एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया और ब्रेक के बाद चावल पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे राइस एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया। लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां पर कर लेते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर तेजी के साथ इस हफ्ते में कारोबार होता हुआ नजर आया है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप जो ये गेन्स हैं, कितने सस्टेनिंग है? कल यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, संडे को चाइना की जो एनुअल 5 ईयर प्लानिंग है वो भी देखने को मिलेगी, तो अगले 2-3 दिन यहां पर काफी उठापटक वाले रह सकते हैं। डेफिनेटली मनीषा जी, देखिए अगर आप सोने की बात करें तो सोने में जो चमक है वो एक छोटी अवधि के लिए आई है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज्यादा सस्टेन करेगा। इसका मेजर कारण है इंटरेस्ट रेट। अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है और आज के तारीख में 10 इयर्स यूएस ट्रेजरी यील्ड 4.4% के ऊपर चल रहा है। तो इस कारणवश मुझे नहीं लगता प्राइस में इतनी स्टेबिलिटी रहेगी। ये एक शॉर्ट कवरिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप देखिए प्राइस $1970 से ऑलमोस्ट $1811 की तरफ बढ़ चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मुझे लगता है कि प्राइस 56,000 के लेवल इर्द गिर्द आ सकता है, बट वो काफी अच्छा लेवल रहेगा फिर से यहाँ पे बिकवाली करने का। एंटिसिपेट करें कि मार्केट में जो एक फॉल आएगा वो फिर से $1800 की इर्द गिर्द आना चाहिए। डिमांड एज सच हाई है नहीं, डॉलर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन हाई है, तो सोने में एज सच कोई निवेश करना चाहता नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप सोने में निवेश करें और 5 साल के लिए भी रखे तो नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बैकड्रॉप है और मुझे लगता है कि सोने में यहाँ से बिकवाली करके चल सकते हैं 56,000 के स्टॉप लॉस से, और डाउन साइड आप एटलीस्ट एंटिसिपेट करिए 55,000 के स्तर भी ब्रेक करते हुए देख सकते हो आप। और चांदी के बारे में आपका क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पर भी 20 और $22 के बीच में अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड अटकता हुआ नजर आया है। जो सपोर्ट हमने मेटल्स का आते हुए देखा है, क्या उसका कुछ सपोर्ट आप चांदी पर रब ऑफ होता हुआ देख रहे हैं? देखिए अगर आप चांदी की चाल देखें तो काफी सुस्त ट्रेड कर रहा है। 10% की रैली है। इंटरनेशनल मार्केट में 20 से $22 की दायरे में ट्रेड हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 60 से 70,000। इतनी उठापटक है नहीं मार्केट में। स्पेशली अगर आप देखें तो कोई डिमांड है नहीं प्राइस में। तो मैं इसमें थोड़ी लैकलस्टर ट्रेड की वजह से मैं रेकमेंड करूंगा कि जो पोजिशनल बायर्स है वो इससे अभी दूर रहे, वेट करे कि मार्केट 60,000 के निचले स्तर आ जाए। जो स्पेकुलेटर्स है वो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है और प्राइस में आपको दोनों साइड की मूव देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप करंट लेवल से भी बिकवाली करके चल सकते हैं। छोटी अवधि के लिए एटलीस्ट 1500 से 2000 का जो फॉल है मैं एंटिसिपेट करता हूँ चांदी में आने की। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $20 का जो लेवल है वो काफी की लेवल है। कंटिन्यूसली मार्केट वो लेवल पर टिका हुआ है, बट आप एक्सपेक्ट करिए कि ये जो लेवल है वो ब्रेक करता हुआ देख सकते हो आप। ऑलराइट, तो सोने और चांदी दोनों में ही बिकवाली करके कारोबार करने की राय है फॉर द वेरी नियर टर्म यहाँ पर। और यूएस फेड की मीटिंग, यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा, ये कुछ चीजें हैं जो बाजार क्लियरली उन पर नजर रखता हुआ नजर आएगा। बीरेन जी, आपसे मेटल्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते में पिछले 5-6 हफ्तों की गिरावट के बाद अब बाइंग बनती हुई नजर आई है। क्या ये सस्टेन करेगी? अगले हफ्ते के लिए आप यहाँ पर क्या क्यूज बनाएंगे? यहाँ काफी रिबाउंड आ रहा है, बट हर रिबाउंड शेलो आ रहे हैं। इस कहीं से भी चाइना से पॉजिटिव न्यूज आता है, और खास करके अभी जो फाइनेंशियल सेंट्रल प्लानिंग पैनल का वापस वो कार्यरत किया गया, तो अब चाइना की जो मॉनिटरिंग है वो काफी एकोमोडेटिव लग रही है। तो बाउंस तो आ रहा है, रीओपनिंग जो हुआ उसकी भी थोड़ी इफेक्ट है, बट सस्टेनेबल इसलिए नहीं कि सप्लाई साइड काफी कंफर्टेबल है मार्केट। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन जनरल कॉपर में सेल ऑन राइज करना चाहिए। बैकवर्डेशन भी अब चला गया है, तो सेल साइड प्लेयर्स के लिए थोड़ा रिस्क ऑन रिस्क ऑफ वाला मामला थोड़ा बेटर है। ऑलराइट, तो ऑप्टिक्स पे यहाँ पर बेच के मेटल्स में काम करना है। जो तेजी देखने को मिली है वो शायद यहाँ पर सस्टेन ना हो। अगर बिकवाली करनी हो तो धर्मेश, आप यहाँ पर कौन सी मेटल चुनेंगे? देखिए मेरी जो इसमें चाल है थोड़ी विपरीत है। अगर आप देखिए जो कॉपर में जो चाल, अगर आप लास्ट 3 महीने का भी डेटा निकाल के देखें तो जैसे ही चाइना ने रीओपन किया तो प्राइस ऑलमोस्ट उछल के 800 रुपए तक के लेवल्स पहुंच चुका था। वहां से फिर से सेल ऑफ देखने मिला है।
और प्राइस फिर से 770 765 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आने की गुंजाइश है, और जिस रफ्तार से डेटाज आ रहे हैं और उथल पथल देखने मिल रहे हैं, तो डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड लग रहा है मुझे। मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि स्पेक्युलेटर स्पेशली यहाँ पे 750 के स्टॉप लॉस है, अगर आप पोजिशनली बिठा दें, अगर आप कॉपर में ट्रेड करना चाहते हैं तो 780 790 तक के चार्ल्स आप देख सकते हैं। दूसरी कमोडिटी रहेगी मेरी एल्यूमिनियम काउंटर में। अगर आप देखिए एल्यूमिनियम 200 का जो एक स्तर है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रखा है, और ऊपरी स्तर पर 220 222 तक के लेवल्स दिखा रहा है, तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि 208 209 के इर्द गिर्द बाय करे, 205 का स्टॉप लॉस रहे, और अपसाइड 215 से लेके 220 के टारगेट के लिए आप छोटी अवधि के लिए आप एल्यूमिनियम काउंटर में भी बाय करके चल सकते हैं। तीसरी अगर स्पेक्युलेटर्स है तो मैं रेकमेंड करूंगा जिंक, 260 से लेके 290 का दायरा है, 270 पे ट्रेड हो रहा है, मैं इसमें भी निवेश करने की रिकमेंडेशन दूंगा। डाउनसाइड ऑलमोस्ट 5 से 7 रुपए का रिस्क है, बट अपसाइड आप देखिए तो 20 से 25 रुपया मार्केट जंप कर सकता है। ये कंप्लीटली डिमांड है, और मैं रेकमेंड करूंगा कि चाइना डेफिनेटली इसे पुश करेगा और प्राइस को ऊपरी स्तरों पर लाके होल्ड करेगा। ऑलराइट, तो थोड़ा कॉन्ट्राव्यू यहाँ पर मेटल्स पे आता हुआ, लेकिन जैसे कहा गया कि अगले हफ्ता 10 दिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस का डेटा, यूएस की फेड मीटिंग, और इसके साथ साथ चाइना नेक्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर संडे की जो मीटिंग शुरू हो रही है उसमें क्या बनाता है वो यहाँ पर देखना होगा। एक नजर अब यहाँ पर एनर्जी मार्केट्स पे डाल लेते हैं, जहां पर भी एक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। बीरेन जी, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर हम यहाँ पर देखें तो 84-85 के बीच में ये पूरा हफ्ता हमने निकाल दिया है। इसी लेवल्स के बीच में मुनाफा वसूली के बावजूद भी 84 के लेवल्स यहाँ पर होल्ड हुए हैं। यहाँ पे अब अगला हफ्ता आपके मुताबिक कैसा रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो 72-75 के आसपास ब्रेंट बॉटम आउट हो चुका है। अब शायद हम थोड़ी रिएक्शन रैली जिसको कहते हैं, टेक्निकल रिएक्शन की, वो शायद देखेंगे। तो ब्रेंट बेसिस पे मैं समझ रहा हूँ कि 2 से 3 वीक के लिए हम शायद 87-95 के बीच शायद जाएंगे, और इंडियन टर्म्स में यहाँ से 200-300 रुपया, या अगर रुपी थोड़ा कमजोर रहा तो 400-500 रुपये की गुंजाइश 2-3 वीक के टाइम से है। तो मैं यहाँ सेल साइड अवॉइड करूंगा। शार्प डिप्स मिलता है अगर नॉन फार्म पेरोल जो आज का है उसमें अगर शार्प डिप्स समवेयर अराउंड 62-50 के आसपास मिलता है तो मैं बाइंग साइड जाऊंगा विद द स्टॉप ऑफ 6050, एंड 2-3 वीक टारगेट इज somewhere around 66-50। ओके, तो खरीदारी की जाए यहाँ पर कच्चे तेल में निकल के आती हुई, लेकिन साथ ही धर्मेश अगर नेचुरल गैस को देखें तो ये अपने ओवरसोल्ड लेवल से एक रिबाउंड हमने यहाँ पर जरूर आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आने वाला महीना मार्च में, अब यहाँ पर क्या रेंज बन सकती है? देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 200 से ऑलमोस्ट 30 रुपए, यानी 12 से 15% की तेजी आपको ऑलमोस्ट एक 15 दिन की अवधि में दिखा दी है। प्राइस में इसमें काफी वॉलेटिलिटी इसलिए है कि दोनों साइड मार्केट मूव कर रहा है, फंडामेंटल और टेक्निकल मार्केट में सपोर्टिव है नहीं। अगर निवेशक इसमें रिकमेंड करेंगे जिसमें निवेश करना चाहते हैं तो मैं उन्हें वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप रोलिंग भी करते हो तो रोलिंग में भी ऑलमोस्ट 5 से 10% का रोलिंग कॉस्ट आ रहा है, तो ये काफी ज्यादा है। स्पेक्युलेटर्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं, डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर जिन्हें बाय करना है तो वो मार्केट में भी बाय कर सकते हैं, बट 210 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 250 के टारगेट के लिए आप करंट मंथ में ट्रेड कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूंगा जो लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं वो जून जुलाई के महीने में ट्राई करें, क्योंकि वो टाइम पे हरिकेन सीजन होता है, वो टाइम पे उठापतक काफी हाई होगी और प्रोबेबिलिटी के मार्केट फिर से एक रिबाउंड आ सकता है। और दूसरा जो महीना होता है वो ठंडी का होता है, तो ये 2 महीने में मार्केट में काफी तेजी आती है। तो आप निवेशक रेकमेंड करिए अप्रैल और मार्च के महीने में अगर देखिए तो बाय साइड में रहिए, बट डाउन साइड 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी पैक में की जा सकती है, चाहे वो गैस हो या क्रूड। यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। बहुत शुक्रिया धर्मेश साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रो कमोडिटीज की। जीरा, गुआर और चावल पे रहेगा खास फोकस, ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, जहाँ पर सरकार की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट है उसका, चावल की जो प्रोक्योरमेंट है उसका हमने नियरली टारगेट बनता हुआ देखा है 62.1 मिलियन टन, और जो रबी ग्रोन राइस है वो 10.6 मिलियन टन। हमारे साथ राइस एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेतिया जी जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार। चावल के भावों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है, जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है प्रोडक्शन अच्छी रही, सरकार के प्रोक्योरमेंट टारगेट्स भी हमने यहाँ पर पहुँचते हुए देखे हैं। कैसे देखते हैं आप अवेलेबिलिटी और सरकार की प्रोक्योरमेंट सामने? सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो तो मैं समझता हूँ कि
फूड सिक्योरिटी के लिए, इस कंट्री के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से ये टारगेट और उसको जो गवर्नमेंट अभी तक हेल्प कर रही है लोगों की, मैं समझता हूँ ये एक बढ़िया काम है और टारगेट भी पूरा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी जो खरीफ क्रॉप में इन्होंने फरवरी तक 53 मिलियन टन के करीब हाँ या इतना अराउंड परचेज कर चुके हैं और मार्च अभी पड़ा है, आगे ये रबी में आके 10.6 मेरा ख्याल है कि ये टारगेट ऑल टाइम हाई टारगेट भी पूरा होने वाला है। तो बाकी मेरा ये मानना है कि हमने ना वर्ल्ड मार्केट को रॉ मटेरियल देने वाला ही बिजनेस कर लिया है। इंडिया में जितना ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाहे वो किसी भी कमोडिटी में ले लो, हम उसको रॉ ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इंसेंटिव देके वैल्यू एडिशन करने की तरफ, फूड प्रोसेसिंग की तरफ ले जाएं, चावल की बाय प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बहुत सारी बन सकती हैं जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। उसी तरह बाकी भी फूड प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, चाहे वो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, सबके अंदर इंसेंटिव से हमें अपने मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंप्रूव हो। अभी तक एक चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिहार का पैडी पंजाब और हरियाणा में अगर आके मिलिंग हो रहा है, तो वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए तो हमारे ये जो किसान है वहां पे उनको अच्छे प्राइस मिल जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन कर सकती है कि वहाँ हालात ठीक हो, इंसेंटिव दिए जाए, इंडस्ट्री बढ़े। एब्सोल्युटली, So, इंसेंटिव और government का वैल्यू ये एडिशन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही विजय जी, आपसे प्राइसेस पर भी एक राय लेना चाहेंगे। एज ऑफ नाउ किस तरह का आप एक्सपोर्ट जो उठता हुआ देखते हैं या नहीं, और दूसरा भारतीय बाजारों के लिए अब क्या प्राइसेस के क्या व्यू रह सकता है, क्या रेंज रह सकती है? देखिए, बासमती और नॉन बासमती दोनों के अंदर हम एक बात को लेके चलें कि नॉन बासमती में हम अंडर प्राइस एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब से गवर्नमेंट ने 20% टैक्स भी लगाया है एक्सपोर्ट के ऊपर, नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स हमारा तब भी ठीक चल रहा है। और बासमती के अंदर इस साल 16% एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी दिखी है और अभी ईरान फ्रेश बायर है मार्केट में। तो अगर ये नई खरीद मार्केट में आती तो मार्केट स्ट्रांग बनी रहेगी। और गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान में साठी पैडी लगाई जाती थी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की और अर्ली वैरायटीज लगा देते थे, समर में ही पैडी लग जाती थी, उसको रोका है वाटर सेविंग के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब समय पे ही जो चावल की फसल आएगी, 1 महीना लेट आएगी, जो एक्चुअल क्रॉप आती है, तो मार्केट में अच्छे रेट बने रहने की पूरी संभावना है। चावल में कोई मंदा दिखाई नहीं देता। अगर कोई मंदा आएगा तो वो टेम्परेरी फेज होगा, प्राइस बने रहेंगे या ऊपर चले जाएंगे, ये मेरा मानना है। ओके, यानी कि सपोर्ट अब यहाँ से चावल के भावों में बना रह सकता है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि राइस प्रोक्योरमेंट तो अच्छी खासी है, गेहूं की प्रोक्योरमेंट भी सरकार पूरी तरीके से इस बार करने की उम्मीद में है। तो अगर ग्रेन्स की बात की जाए तो कैसे रह सकते हैं इंडियन मार्केट्स? अभी वीट में काफी दबाव बना है, ओपन मार्केट सेल जो गवर्नमेंट का है। बट साथ ही थोड़े बड़े टाइम स्केल पे देखें तो चाइना 2 साल के बाद वापस आया है, अब फुल लॉकडाउन हो गया है। और सेकंड क्वार्टर में मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग चाइना की हर फूड प्रोडक्ट्स में दिख रही है। थोड़ा अल नीनो का रिस्क भी बना हुआ है, तो उसकी भी सेंटिमेंट पे थोड़ी असर होगी। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि वीट इज स्टिल बेटर बेट फॉर द ईयर 2023। यानी कि बढ़त भावों में बरकरार रह सकती है ग्रेन्स की, और ज़्यादा तेज़ी शायद गेहूं में अभी भी बरकरार रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर जीरे की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़ोरदार तेज़ी, यानी कि ऑल टाइम हाईज बनने के बाद अब मुनाफा वसूली वापस लौटते हुए नजर आई है। वीपी एंड सन्स के पंकज ठक्कर हमारे साथ अब हैं। पंकज जी नमस्कार। ये जो जीरे की फसल बेहतर होने की उम्मीद है, आवक बाजार में बढ़ने लगी है, भाव लगातार यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ तक लगता है आपको एक सपोर्ट या एक बॉटम बनता हुआ नजर आएगा अब भावों में? मुझे मनीषा जी, ये भाव से नीचे 10 रुपया केजी लग रहा है और ऊपर बढ़ने में 50 रुपया केजी लग रहा है। ये बार जितना लास्ट ईयर क्रॉप था उसके आगे पीछे 52 लाख के आसपास का क्रॉप साइज है जीरे का, गोने का। और आने वाले टाइम में वो कंजम्पशन और एक्सपोर्ट को पूरा नहीं कर सकता है। और यहाँ से जीरा घटने में 10 रुपया है, ऊपर बढ़ने में 50 रुपया तक की जगह है।
तो जिस तरह की आवक फिलहाल यहाँ पर बाजार में आ रही है और आपने कहा कि 52 लाख बोरी है, हम बाकी मार्केट से भी यहाँ पर बात करते रहे हैं ऊंझा वगैरह में, उनका मानना है कि 70 लाख बोरी के ऊपर भी यहाँ पर फसल रह सकती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है बाजार में फसल को लेकर? मैं बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फार्मर को ये भाव इतने सालों में कभी नहीं मिला है और ये भाव उनके लिए बहुत एग्रेसिव है। तो फार्मर ये भाव में माल बेचने के लिए काफी उत्साहित है। दूसरी तरफ स्टॉकिस्ट के पास माल नहीं है, स्टॉकिस्ट को माल लेना है। और दूसरी बात जो एक्सपोर्ट का और लोकल कंजम्पशन का डिमांड अभी ये वीक से शुरू हो जाएगा। तो ये भाव से मंदे का दिमाग में नहीं बैठ रहा है, जो भी माल आ रहा है फार्मर ये भाव के अट्रैक्शन में माल बेच रहा है। पंकज जी, एक और चीज जो बाजार कह रहा है कि एक कार्टलाइजेशन अब यहाँ पर जीरे में होती हुई नजर आई है, एक पुश है यहाँ पर जो एक्सचेंज और स्पॉट मार्केट्स में भी इकट्ठा करके भाव को बढ़ाया भी जा रहा है, उस खबर को आप कैसे देखते हैं? मैं ये चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। उसका रीजन है कि जीरा का जो इतने सालों में से कैरी फॉरवर्ड है वो काफी नीड है और उसके वजह से आगे का फ्यूचर्स के हिसाब से मार्केट वो बढ़ा था और नए क्रॉप का जो स्टार्टिंग से फार्मर का सेलिंग प्रेशर बन रहा है वो हिसाब से थोड़ा मार्केट घटा है। आने वाले टाइम के अंदर मुझे ये भाव से ज्यादा एक्साइटमेंट वाला सेलिंग प्रेशर नहीं नजर आएगा और धीरे धीरे मार्केट खुल जाएगा। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं जीरो को, क्योंकि क्लियरली डिवाइडेड मार्केट है? कल हम मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ से बाजार टूटेगा और ऊपर के भाव अब बन चुके हैं, यहाँ से तेजी की उम्मीद नहीं है, और पंकज जी कह रहे हैं कि यहाँ से तेजी की ही उम्मीद है। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर मार्केट ट्रेंड्स? अगर पंकज सर जो बोल रहे हैं इतनी तेजी यहाँ से मीन्स 40-50 रुपए की अपसाइड अगर देखे तो मेरा सबसे पहला डर है वायदा कहीं कट ना हो जाए, मीन्स डिलिस्टिंग ना हो जाए। क्योंकि नैरो कमोडिटी में सबसे बड़ा खतरा ये होता है। आगे हम मिर्ची में डिलिस्टिंग देख चुके हैं, गवार में देख चुके हैं, ब्लैक पेपर में देख चुके हैं, मेंथा में देख चुके हैं, कार्डेमम में देख चुके हैं। तो ओवरशूटिंग नैरो कमोडिटी इजीली ओवरशूट कर जाती है। तो इतनी बड़ी तेजी ना आए और मार्केट स्टेबल रहे वो ज्यादा बेटर है। एब्सोल्युटली। और बीरेन जी, बहुत समय के बाद अब ये खबरें फिर से बाजार में आने लगी हैं कि जीरे में कार्टेल घुसा है, तेजी की उम्मीद है। बहुत समय के बाद हमने देखा है कि एग्रो कमोडिटी में इस तरह की खबरें फिर से उड़ने लगी हैं। कैसे देखते हैं आप वो ट्रेड? ये रेगुलेटरी मामला है तो मैं कमेंट नहीं करूंगा इसमें। वेल एब्सोल्युटली। तो जीरे में उठापटक आगे जाके यहाँ पर जारी रह सकती है। कुछ और क्लैरिटी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। कल की लोअर सर्किट और आज भी बाजार नीचे खुलने के बाद हल्की सी बढ़त अब फिर यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, लेकिन नजर रहेगी ऑफकोर्स यहाँ पर प्राइसेस में। और एनसीडीएक्स की तरफ से हमने देखा भी है कि वो एडिशनल मार्जिन यहाँ पर एक्सटेंड किए गए हैं, तो इस बाजार पर क्लियरली नजर। शुक्रिया बीरेन जी, साथ जोड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का हाल।